हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग का जो यूपीएससी पंचायत है उसका दूसरा दिन है और बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। तो जो यूएचसी यानी करंट अफेयर्स, यूपीएससी हिंदी का करंट अफेयर जो 1 नंबर टेस्ट है, जो कि आप देखेंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगी और ओपन टेस्ट का जो हम लोग ने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया वहां पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां पे इसका पीडीएफ और सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली आपको ये दिखाने वाले हैं कि टेस्ट सीरीज का यूज कैसे हम लोग डिस्कशन में करते हैं। और लास्ट ईयर भी और हमेशा से जब से हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तब से हम लोग ने किस तरह से टेस्ट सीरीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, आज वही हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, मैं पहले बता देता हूं ताकि आप लोग भी चाहें तो इस तरह का प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, जो UH07 था, जो 1 था, सभी लोग ने सॉल्व किया है। उसका हमारे पास सामने मॉडल आंसर भी है और क्वेश्चन भी है। आज हम लोग क्विज फॉर्मेट में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। जैसे कई दोस्तों की प्रॉब्लम आती है कि सर, और कई बार पूछते भी है कि सर रटा नहीं जा रहा है, चीज भूल जा रही है, 2 बार रटते हैं, 3 बार रटते हैं, भूल जा रहा है, बार बार भूल जा रहे हैं। आज उसी का सोल्यूशन है आपके सामने। बैठिए, डिस्कशन करिए, रटिए, याद करिए, सामने वाले की बेइज्जती करिए। तो आज आप देखने वाले कि हम चारों लोग आपस में खूब बेइज्जती एक दूसरे की करने वाले हैं। सामने क्वेश्चंस हैं हमारे पास और हम लोग क्वेश्चन एक दूसरे से पूछेंगे। मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर से भी क्वेश्चन बनाएंगे, यहीं पे पूछेंगे ताकि ये पता हो कि यार लोगों ने रटा कितने बढ़िया से और हम लोगों ने प्रॉपर अच्छे से मेहनत की है। लेकिन फिर भी ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो भूल जाता है। लेकिन जो मैं आपको एक बात बता दूं, आप देखेंगे आज एक जो महत्वपूर्ण बात ये, पहली आप देखेंगे जो चीज हम लोग भूलते हैं और डिस्कशन के थ्रू जो मिलता है वो एग्जाम में हमारे सामने घूमता रहता है। पहली बात ये। और जो दूसरी बात आप ये भी देख पाएंगे कि प्री की टेस्ट सीरीज का हम लोग मेंस में लिंकेज कैसे करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके पहले ही बता दूं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का क्वेश्चन है, उसको मेंस में कोट करिए। कुछ कमेटी है जैसे इसरत जहां कमेटी है और विमल जुल्का कमेटी है, उनको आप यूज करेंगे किस तरह से मेंस के आंसर राइटिंग में, वो भी हम लोग डिस्कशन के टाइम ही देखते रहेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है G7 समूह के संदर्भ में। G7 समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये है कि इसके निर्णय समूह के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। दूसरा है कि इसमें रूस एक सदस्य है और तीसरा है कि इसका एक मुख्यालय है जो जिनेवा में स्थित है। रूस तो 2014 में ये लगा चुका और क्रीमिया का विवाद हुआ था और बाध्यकारी तो नहीं हुआ क्योंकि सब बड़ी बड़ी पावर है भैया, वो P5 कंट्री है, एक दूसरे के ऊपर बाध्यकारी करने लगेंगे तो बवाल हो जाएगा। तो चांस ही नहीं है। तो एशियन कंट्री वाला तो मान नहीं सकते थे उसमें से। और इसका कोई मुख्यालय नहीं है, मुख्यालय नहीं है, बिल्कुल औपचारिक नहीं है। तीनों स्टेटमेंट गलत थे क्योंकि इसका जो वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है वहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो गैर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, और रोटेशनल बेसिस। 1975 में जो 1973 की जो क्राइसिस थी उसके बाद ये 1975 में इसका निर्माण हुआ था। 2014 में इससे रूस बाहर हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि यार वो बड़ी बड़ी कंट्रीज जो होंगी वो बाध्यकारी कोई समझौता करेंगी क्योंकि बड़ी बात हो जाएगी ना बाध्यकारी में प्रॉब्लम है। और यूपीएससी ऐसे ही देती है क्वेश्चन, ऐसे ही या ये दे सकती है कि निम्नलिखित में से कौन-कौन जीएस या सदस्य है, देगी G7 के ये सदस्य हैं। और दी भी है इस बार G20 आया हुआ भी था। G20 आया हुआ था, सही हुआ था नहीं शायद मेरा G20 वाला गलत हुआ। मेरा तो सिंगापुर में लिमिट किए हम सिंगापुर को उसमें रख लिए थे। हम सिंगापुर मेरा गलत है। हां, मेरा सिंगापुर में। अगला प्रश्न आपने बताया जल्दी से बात कि G7 की स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी और किस घटना के कारण इसकी स्थापना की गई थी। गल्फ क्राइसिस 1975। हां 1975 मतलब उसके पहले हां वही बात कर दी गई। और 1998 में 99 में वो आया था, रूस आया था और फिर 2014 में निकला। अच्छा, तो ये वो जो 1998 की भी क्राइसिस थी जो एशियन यूपीएससी पे घुमा सकती है, उसमें क्या बना था? G20 बनाया था। हाँ, G20 बनाया गया था और उसको ऑफिशियल बनाया गया था 2008 वाले में। जो 2008 की क्राइसिस आई तो उसमें वित्त मंत्रियों का सम्मेलन शुरू किया गया। तो शिखर सम्मेलन, हाँ ये थोड़ा सा अंतर है, इसको मतलब कंफ्यूजन होता है जनरली, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यूरोपीय संघ के संदर्भ में। यूरोपीय संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये है कि यूनाइटेड किंगडम अभी यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है। अभी हट चुका है, अब तो हट गया। और दूसरा है कि इसकी जो आधिकारिक मुद्रा है वो यूरो है, जो यूरोपीय संघ के सभी देशों द्वारा पालन नहीं, सभी देशों के द्वारा नहीं है। अरे बहुत सारे ऐसे देश हैं, 27 स्विस फ्रैंक यूज करती है। 27 देश है, 19 हाँ, बहुत सारे स्विस फ्रैंक यूज करती है, नॉर्वे। अच्छा ये लोग है यूरोपियन यूनियन के संगठन सदस्य। यूरोपीय यूनियन में शायद, लेकिन आधिकारिक मुद्रा यूरो ही है। हाँ यूरो है,
नॉर्डिक देश शायद है ना यूरोपीय यूनियन में, कई है कई नहीं है, तो कंफ्यूजन होती है यार, याद कहाँ रहता मतलब हमको नहीं याद। नॉर्डिक कंट्रीज लेकिन लॉजिक लगा के हो जाता है, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हो जाएगा। तो यूरोपीय संघ में 27 देशों का एक समूह है, यूके बाहर हो गया है, बाहर होने के बाद 27 देश हैं अभी फिलहाल। ठीक है। और पहले 28 थे। अच्छा, किस ट्रीटी से बाहर हुआ है, कौन सी लिस्बन लिस्बन बाहर संधि हुआ में? है, और एक और कोई ट्रीटी है। ईयू बनी कैसे थी, किस ट्रीटी हाँ से? वही मॉडर्न आंसर ने दिया नहीं है। इंडिया मॉडल आंसर मैस्ट्रिच ट्रीटी, हाँ? मैस्ट्रिच, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। हाँ मैस्ट्रिच ट्रीटी से बनी थी, और लिस्बन से अलग हो बाहर गया गया था, था। उसमें अलग होने का प्रावधान था। ठीक है ठीक है। तो चलिए अगला पूछिए आप। अगला प्रश्न थार्ड के संदर्भ में है। ये यूपीएससी का पुराना हाँ, क्वेश्चन यूपीएससी अभी पूछा था 2018 में ना, 2018 में से ये पूछ चुका था। हाँ। थार्ड क्या है? तो थार्ड क्या है? ये तो एयर डिफेंस है। अब भैया बताइए थार्ड क्या है? मिसाल को चपड़ा नहीं है। किस कंपनी? जैसे कैसा कैसा और कौन किस बनाता है, देश में? कौन सा देश? भारत की स्वदेशी है कि नहीं है? नहीं, ये तो यूएस से किया। Very good. और फिर उसकी कौन सी है जो भारत खरीद रहा है रशिया से, उसका नाम क्या? खरीद रहा हूँ तो हाँ खरीद रहा है भारत अभी का खरीद रहा है ना भारत भारत, खरीद खरीद रहा है। रहा है, कुछ नाम है ऐसा कुछ बताइए। हाँ। S400 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 ट्रायम्फ नाम ये है। फ्रांस की है। नहीं नहीं रशिया रशिया की है। रसिया की है। अच्छा वो चीन भी खरीदा है, चीन भी खरीदा है। हाँ तो बहुत लोग खरीदते हैं, चीन तुर्की बहुत सारे खरीदते हैं। S400 ट्रायम्फ नाम है। हाँ, ना? हाँ, बिल्कुल सही। ट्रम्प से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये याद बात तो करना नहीं है, हिट याद टू नहीं किल करना क्या है। हाँ, है। लेकिन जैसे Third देखा बात कि किसका है क्या है। फोन ठीक है, थोड़ा साइलेंट कर दीजिए इसको। हाँ, कोई बात नहीं, इसको ऑफ करो। हाँ, तो थर्ड वाली बात है बेसिकली कि थर्ड कौन सा देश है, बहुत और है, आगे ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? थॉट हिट टू किल, अगला मतलब मारने के लिए मार दो इसका पकड़ प्रयोग के, और क्या यही है, और कोई टेक्नोलॉजी है आरसीपी। हाँ। आरसीपी भारत सदस्य है इसका? नहीं अभी हट गया। हट गया। अच्छा, आरसीपी में आसियान के सभी देश शामिल हैं। यस ASEAN प्लस 5। आसियान प्लस आसियान वन। प्लस अच्छा अभी मतलब यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो क्वाड है, क्वाड बन रहा है व्यापारी समूह, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, क्वाड हाल के देशों में व्यापारी। तो कुछ लोग मेरे से डिस्कशन कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि इसमें हम लोग लिख के आए कि क्या कहते हैं आरसीपी बंद हो गया। तो मैंने कहा यार ये पॉइंट तो मैंने लिखा ही नहीं। आरसीपी हाँ नहीं मतलब ये बोले, जैसे मैंने डिस्कशन किया कुछ लोगों से कि क्या लिखा है आंसर, तो लोगों ने ये बोला कि यार वो जो आरसीपी है वो बंद हो गया है, आरसीपी खत्म हो गया है, इस वजह से क्वाड अब व्यापारिक समूह के रूप में बन रहा है। तो मैंने कहा यार आरसीपी बंद कहाँ हो गया, भारत ही तो बाहर हुआ है, और बाकी तो सारे देश है। अरे भारत के लिए बहुत कमी की बात है कि भारत इससे बाहर हो चुका है। और मैं जब उन लोग का डिस्कशन सुन रहा था तो मुझे तो बहुत पसंद मैं आया। इसका क्वेश्चन बन सकता है कि आरसीपी से बाहर होना सही भी है कि गलत भी है, तो उसके फायदे भी है नुकसान भी हाँ। है। लेकिन फिलहाल के संदर्भ में देखा जाएगा तो नुकसान ज्यादा है बनिस्बत की फायदे के। क्योंकि हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ अच्छा, इसमें तो और कुछ नहीं है ना, मतलब वही 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और भारत और गया, चीन और न्यूजीलैंड 5 और आसियान। आसियान के 10 देश हैं। ठीक है रमन, अब तुम पूछो। चलते हैं, युवाओं के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्कीम है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? शिक्षा मंत्रालय। इलेक्ट्रिक गलत। नहीं इलेक्ट्रिक हाँ इलेक्ट्रिक माइटी यार ये दिमाग में शिक्षा मंत्रालय दिमाग में बैठा है। हाँ, सॉरी मैं अच्छा ये ठीक है। क्या है, कुछ बताएगा मतलब कोई? अब कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब तकनीक का प्रयोग भाई करके ये AI का प्रयोग करके अपना बकवास करेंगे। अगला प्रश्न है, निशान पे ध्यान दीजिएगा। कांगड़ा चाय किस स्टेट की चाय और क्या इसको जीआई टैग मिला है कि नहीं मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है और हिमाचल प्रदेश की है। कांगड़ा जिला, और कांगड़ा चित्रकारी भी है। हाँ, कांगड़ा चित्रकारी भी और है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, क्या कांगड़ा चाय का प्रयोग सैनिटाइजर बनाने के लिए किया जा रहा एकदम है? इसी कई के काम न्यूज़ में भी था। कई काम किया जा रहा है, सैनिटाइजर साबुन, बनाने में, सिरका सब बनाने में, वाइन भी बन रहा है इसका। बहुत चंपू निकले हैं। ले सकते हैं। तब इसको ले लीजिए टी रमन। वाइन। अगला प्रश्न चलिए। ये गलत नहीं होगा। नेशनल करियर सर्विस ये किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? श्रम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और ये है क्या, आपको बताना चाहेगा? वो नियोक्ताओं को उससे जोड़ेगा। नियोक्ताओं एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म है जो उपभोक्ताओं को मतलब जो नियोक्ता को श्रमिकों से जोड़ेगा। मतलब तुम्हारे पास स्किल है, अपनी स्किल बता दो। जैसे मेरे पास स्किल है तो भाई मुझे लैपटॉप चलाने आता है, यही स्किल है। चलो तो ये है स्किल। चलिए अगला प्रश्न है, मैं लास्ट प्रश्न पूछना अभी। पीएम स्वनिधि स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत है और इससे क्या प्रावधान? देखना नहीं है, आंख बंद, आंख बंद, आंख बंद। श्रम एवं रोजगार नहीं, महुआ। महुआ हाउसिंग अफेयर मिनिस्ट्री है। अरे मैंने 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। हाँ। 60% इसकी सब्सिडी मिलेगी यदि आप समय से जमा करते हैं। और ये बेसिकली मेरे पता है कैसे याद है,
डैशबोर्ड देखा था। एक बार क्या करेंगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन खोल के अफेयर्स वाले का देखिएगा। डैशबोर्ड दे, तो वहाँ पे ये भी बता रहा है कि पीएम आवास योजना शहरी में कितना मकान बन गया है, और रियल टाइम डैशबोर्ड बता रहा है। तो मेन में भी यूज करते हैं। जीआई टैगिंग हो रही चलिए है। 2 स्टेटमेंट में दे रहा है, उसके संदर्भ में बताइए आप लोग कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो लोन मिल रहा है, क्या उसके लिए कोलेट्रल की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं है। गरीब कहाँ दे पाएंगे? दूसरा स्टेटमेंट में इसीलिए ये लोन दे रहा है, है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर ऑनलाइन आप पैसा लेते हैं कस्टमर से, जो रेडी वाले हैं, तो उनको कैशबैक की सुविधा दी जाएगी। ऐसा कुछ सिस्टम है कि नहीं है? हाँ, इसमें है ना, इसमें लोन ही वापस करो तो आपको कैशबैक की सिस्टम कैशबैक है। ब्याज नहीं है। कैशबैक है। कैसा कैशबैक है इसमें? मतलब तुम लोन अगर ऑनलाइन वापस करो और ऑनलाइन सारा सिस्टम यूज कर रहे हो तो कैशबैक है कुछ। अब गवर्नमेंट कितना गवर्नमेंट थोड़ा प्रावधान रखी होगी अब इसके लिए। कितना याद करेगा यार। अगला प्रश्न गौरव सर पूछिए आप। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे वैसे ये मेंस वाला क्वेश्चन हाँ, बन सकता है ना, बोलिए। तो ये बताना है कि पीएम केयर फंड का स्ट्रक्चर बता दो। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष अध्यक्ष है। हाँ। 3 सदस्य हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एक और वित्त मंत्री। ठीक है। इसके वित्त मंत्री कोषाध्यक्ष होते हैं। हाँ, नहीं और रक्षा मंत्री को और लोग होते हैं इसमें, और लोग होते हैं। दरअसल इसके आगे तो इससे 3 विशेषज्ञ भी होते हैं, 3 विशेषज्ञ और ये मिलके सदस्य होते और हैं। ये सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, प्राधिकारी RTI नहीं है। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा, मेंस में ऐसा तो क्वेश्चन बन सकता है कि पीएम केयर फंड को आरटीआई के अंतर्गत आना चाहिए कि नहीं हाँ, आना तो चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। एकदम, और बीच में चर्चा में बताइए। तो बिल्कुल अच्छी बात है कि लाभ होना, क्या विपक्ष में दिक्कत में है? क्या बोले? एक मैंने पूछे कि आपको बताइए कि कार्य क्षमता प्रभावित होगी। बस यही एक और पॉइंट जब लग रहा अपन है उसके कार्य प्रणाली को कि मान लो अगर आरटीआई के अंदर ला देंगे तो 50 लोग आरटीआई मांगेंगे, और उससे क्या होगा, जो मेन काम है वो फंस सकता है। वर्कलोड पड़ेगा। बाकी तो एक काम- पारदर्शिता हाँ, जरूरी है। और उस कंक्लूजन में डाल सकते हो। इवन इन लोगों को खुद से हाँ, डैशबोर्ड वही- बनाना वही- चाहिए। हम लोग यहाँ conclusion में डाल सकते हो। बनाए हैं हाँ, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड conclusion में डाल लेकिन सकते अच्छा हो नहीं कि है। हम जो है अपडेटेड जो भी मतलब काम करेंगे इसमें सब अपने वेबसाइट पे डाल हाँ, डैशबोर्ड बना दो सारा चीज। PMCare.gov.in आरटीआई एक्ट की धारा कौन सी है? 41, जो बोलता है ना स्वतः प्रकटीकरण, तो वो यूज कर सकते हैं, मतलब उसका यूज करिए, बिल्कुल प्रकट कर ये पीएम केयर फंड जो है सीएसआर के अंतर्गत आता है कि नहीं? इसमें सीएसआर का फंड इसमें जमा कर सकते हैं, ले बिल्कुल सीएसआर का फंड इसमें जमा कर सकते हैं आराम से। चलिए अगला प्रश्न। CSR कंपनी एक्ट 2013 है ना। 2013 है। अच्छा, यही एक विवाद का भी विषय है। जैसे मेंस में ना हम लोग आंसर राइटिंग में ये भी कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, ये मोदी जी ने क्या किया कि सीएसआर का जो फंड है वो क्या हुआ कि पीएम केयर फंड केंद्र में नहीं में दिया, तो राज्य में नहीं तो दिया। उसमें तो अलाउ कर दिया, लेकिन राज्य जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उस समय अलाउ नहीं किया है। तो मतलब हम लोग चाहे तो एक आलोचना के जरिए से पॉइंट जबरदस्ती डाल सकते हैं कि यार ये तो संघवाद के खिलाफ है, कि भाई आप राज्यों को भी छूट दीजिए ना, जो जहाँ चाहे वहां जमा करें। आपदा तो राज्यों में भी आई है, तो वही बात कुछ कर सकते हैं। हालांकि एक मतलब ये भी हो सकता है कि भाई केंद्र अपने ऊपर थोड़ी खर्च करेगा। मतलब तर्क देंगे तो हम लोग देंगे ही, लेकिन मतलब ये भी चैंपियंस पोर्टल भैया आप पूछिए। नहीं अभी गौरव की बारी है। मेरी बारी है। हाँ, पूछिए सर। कौन सा मैं क्या पूछिए वो? एक ही पूछिए। मैं पूछूं? हाँ पूछिए। चलिए, चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत है? MSME हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अगला कुछ ज्यादा कुछ में है नहीं। चैंपियंस पोर्टल समझ क्या है? हाँ बता दीजिएगा क्या है चैंपियंस। देखिए ये क्या है कि जो एमएसएमई के लिए उनको सहायता प्रदान करने क्षमता के लिए, निर्माण। क्षमता निर्माण के लिए ये सरकार की एक पहल, ठीक है। अच्छा। और ये एनआईसी के द्वारा पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। मतलब एनआईसी एक इम्पोर्टेंट है और हब एंड स्पोक मॉडल इम्पोर्टेंट। हब है स्पोक मॉडल। बिल्कुल। हब एंड और मैंने स्पोक इसको डिस्कस भी किया हुआ है अपने वीडियो में। वीडियो में डिस्कस साइकिल की धुरी, स्पोक मतलब साइकिल की धुरी। हाँ, और हब सेंटर होगा और किनारे किनारे हब होगा। स्पोक मतलब तिल्ली और हब मतलब सेंटर। अरे बेसिकली होता अरे है भाई क्या है? मतलब आसान अरे कुछ नहीं, हब एंड स्पोक बस बेसिकली ये है कि एक बड़ा सेंटर हो और अगल बगल वाली चीजें वहां से जुड़ी और सारे यहाँ से निर्देशित हो रहा है। सिंपल मतलब यही है। अगला, अच्छा 11th क्वेश्चन अब मैं पूछ रहा हूँ। इसरात हुसैन कमेटी किस संदर्भ में बनाई गई है? मैं बताऊं? सामाजिक सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक। हाँ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या? 2019-20 में जैसे बजट में शायद हाँ, वित्त मंत्री ने कि इसको अलग कर दिया जाए। जो सार्वजनिक प्राधिकार सार्वजनिक पीएसयूज हैं उनको उनमें विनिवेश के लिए ना। नहीं। एनजीओ। अरे भाई हाँ, एनजीओ अरे कुछ सामाजिक नहीं, मैं कार्य बता रहा हूँ। अरे सामाजिक यही तो कार्य। अब देखो यहाँ पे फंस जाएगा यानी बात। कि एनजीओस के जो एनजीओस को अगर लिस्टिंग करानी होगी तो सेबी जगह ये देखेगा। हाँ नहीं, अब ये भी है बेसिकली इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जैसे एफसीआरए 2020 जो आया है बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो एनजीओ पास अब पैसा वैसा कहाँ से आएगा? तो ये लोग बोला कि भारत में भाई एनजीओ को किस तरह से, एनजीओ का जो पारितंत्र है उसको किस तरह से बनाया जाए, तो उसके लिए बोला गया कि चलो सोशल एक्सचेंज बना देते हैं और उसमें क्या करते हैं, पैसा वैसा ये लोग वहां से फंडिंग कर सकते हैं बेसिकली। अब हम लोग को करना क्या है, ये मेंस में ये चीज डालनी है आंसर में। मतलब एनजीओ का क्वेश्चन आए तो
इसरात आगे की इसरात राह हुसैन कमेटी या आगे की राह में कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाओ। इसरात हुसैन ना भी याद है भाई, नहीं याद आ रहा है क्या करेगा, लेकिन सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाओ। बट इसको नोट करना पड़ेगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है डायरेक्ट किस हिसाब से। ये तो बहुत मतलब ये तो हमारी भी चर्चा में इसरात हुसैन समिति किस संदर्भ में है? तो बस वही हो गया सोशल। अच्छा, आज के बजट का वीडियो हम लोग बनाएंगे ना। हाँ वीडियो आजकल में बन जाएगा, मतलब लाइव वो जो ऐप से ही सीधे डिस्कशन। और वो वाला आर्थिक समीक्षा में वीडियो पड़ चुका है, एक पढ़ चुका है और बाकी बन रहा है, क्योंकि बाकी मतलब बहुत इजी है। जैसे देखा गया तो मतलब सीधे सीधे पहले कितने सीरीज बनाने हैं आर्थिक समीक्षा के? 2-3 वीडियो में बन जाएगा कंप्लीट। अभी एक पड़ा हाँ, है, एक ठीक है। तो पड़ा। आर्थिक समीक्षा का एक वीडियो पड़ा है, आप लोग उसको देख सकते देख हैं। लीजिएगा। चलिए तो 18वां क्वेश्चन करते हैं। हाँ पूछिए पूछिए निशान जवाब की क्वेश्चन है कि चांगफा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बर्मा तो छोड़ दिए, ग्लोबल इकोनॉमिक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। अच्छा ठीक है, इसी को वाले बोले थे ना। विश्व बैंक। हाँ विश्व बैंक, ग्लोबल इकोनॉमिक। और ग्लोबल ये हिंदी में 2 बार है, ठीक है। ग्लोबल है तो वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड है तो IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है तो आईएमएफ। यही एक मतलब कंफ्यूजिंग होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है तो आईएमएफ, और ग्लोबल इकोनॉमिक। और ये पूछेगा भाई यूपीएससी मतलब, और बार बार डायरेक्टली पूछता है। डायरेक्टली अंदर से और इसमें 2 बार तो आती है किस माह में? जो चांगपा समूह है। अच्छा वो अभी है अरे किस माह में क्या मतलब 2 बार आती है, इतना कोई अप्रैल में बात होती है, अक्टूबर में। द्विवार्षिक मतलब अर्धवार्षिक प्रकाशन है, ठीक है। अगला चांगपा। चांगपा समूह है, वो लद्दाख में पाया जाता खाना है। बदोस। ये 6 चंगथंगी बकरी पालते हैं ना, पश्मीना पश्मीना, हाँ, इसी को 6 की एनसीईआरटी में शायद है ना, एक कहानी है केरल और लद्दाख के बारे में, उसी में दिया हुआ है कि दोनों जगह का जीवन। जेंटलमैन समझौता, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में हुआ था 1956 में। ताकि अलग कर सके आसानी से। हाँ कि आपसी मतलब सहमति बन सके, सहमति बन सके बीच में। बिल्कुल। फिर अगला क्या है? अगला कौन पूछ रहा है? अगला है भैया एक सीधे आते हैं अगला पे। और खोलोचुंग परियोजना का संबंध किस देश से है? भूटान। भूटान से। असल में ये है ही जैसे मंगदेचू, खोलोंगचू, पुंगचू, भूटान, सब कुछ ऐसा छू छू करके आए तो भूटान। सबसे बड़ी बात ये जो खोलोंगचू है, ये क्वेश्चन भी अपने अगले टेस्ट में आया हुआ है। ये जो परियोजना है, ये भारत सरकार मतलब जो भारत सरकार और सरकार के मध्य न होकर के कंपनी निजी है। निजी नहीं है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की वहाँ की कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की भारत की कंपनी है, तो ऐसे भी स्टेटमेंट देके यूपीएससी फंसा सकती है कि क्या नाम है, सरकार के बीच है। तो आप लोग अगले टेस्ट में शायद आ चुका है ना, जुलाई अगस्त के टेस्ट में इसको, क्योंकि अभी जैसे इसका ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था हाल ही में, ठीक है। तभी लग रही तो खोलोंगचू मतलब वही है जो जैसे मंगदेचू पूछा है, यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। तो आपने क्या करेंगे, छू छू कुछ आएगा नहीं समझ में आएगा तो भूटान अच्छा ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 10 ही है। टोटल 15 होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 भारत बना है, भारत के साथ कौन बना है? नहीं, कनाडा नहीं, नहीं, भारत के साथ 2-4 कंट्री बने हैं, 1-2 कंट्री, 2-3 कंट्री बने हैं। कौन? अर्जेंटीना नहीं, अर्जेंटीना नहीं है। नहीं नाम तो याद है, लेकिन एक वो बॉल का मैच नहीं होता। और पीसीएस में इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ था। चेक कीजिए एक बार फट से, चेक जल्दी कीजिए से तब तक आप जल्दी अगला से क्वेश्चन को देखो। चलो मैं अगला प्रश्न की तैयारी करता हूं तक। ये बता दीजिए आप भैया हमको कि यूएनएससी का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष में, अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष। और भारत कितनी बार इससे पहले चयन हो चुका है? 8 बार नहीं, 7 बार हो चुका है, 8वीं बार आया है। ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के मतलब अस्थायी सदस्य के तौर पे भारत क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? सदस्य शामिल है ना, अस्थायी तो बन गया भारत। स्थायी, आप स्थायी की बात- अस्थाई की बात, हाँ। अच्छा अस्थाई के तौर पे शामिल किया गया है। हाँ भैया स्थायी, देखिए दरअसल यही मुद्दा बहुत सारा कि- मुद्दा है तो मेंस के और बहुत लोग कह रहे हैं कि भारत को जो है शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत एक महाशक्ति है और विश्व में बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रख रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो भारत भी देखिए मांग कर रहा है शामिल होने का, लेकिन ये शामिल नहीं हो पा रहा है। चाइना जो है वो थोड़ा सा रोक लगा दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछिए। मिला भाई सर? ठीक है। देखते हैं आप लोग तो डिसीजन करिए आप। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगला प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो प्रश्न स्टेटमेंट ध्यान सुनिएगा, हाँ, वो भारत के पूरे राज्यों में लागू है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि इसमें 110 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। 125 और 6 राज्य, 6 राज्यों में। हाँ, जिसमें माइग्रेशन की 6 समस्या राज्यों बस में वही। भी 119 जिलों में। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना है हमको कि पूरे भारत में लागू नहीं है, सिर्फ 6 और ये उन 6 राज्यों में क्यों लागू किया गया है, क्योंकि वही प्रवासी ज्यादा हाँ, है जिसमें बस बस वही वही बात है, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट है। जैसे बिहार था, और बिहार भी, हाँ, केनिया, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे। हाँ, मैक्सिको, भारत, आयरलैंड, मतलब केन्या, भारत के साथ 4 था ना, केन्या। हाँ, मैक्सिको, आयरलैंड है, मेक्सिको और नॉर्वे है। तो आप लोग का सारा गलत था, है ना? ये क्वेश्चन यही पूछेगा यूपीएससी। यूपीपीसीएस इस क्वेश्चन को दिया भी था इसमें। हाँ, पूछा था इस बार दिया कि था। भारत के साथ कौन बना था। एकदम। तो बस ध्यान रखना यार, ये पूछेगा मैक्सिको ना तो था। क्वेश्चन ही बनता है इजीली, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है।
है ना। तो हम लोग अगली बार क्या करेंगे, सॉल्यूशन में भी इन चीजों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल देंगे और बढ़ा देंगे सॉल्यूशन। चलो, ये क्वेश्चन इस बार यूपी पीसीएस भी पूछा हुआ था। चलिए तो गैरसैंण के बारे में हमने कल डिस्कस किया ही था कि उत्तराखंड की राजधानी ये नहीं बनी हुई थी, ठीक है, डिस्कस नहीं है। फर्जी है। अगला प्रश्न है GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है और भारत क्या इसका सदस्य है कि नहीं है? OECD का है, संस्थापक सदस्य 15 संस्थापक सदस्य देश थे। अब भारत बीच में संस्थापक है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और विमल जुल्का समिति भी नहीं पूछी। तो आप पूछ दीजिए। हाँ, विमल जुल्का समिति फिल्म वाला ना, फिल्म से रिलेटेड। तो आपने ये भी बोल सकते हैं कि कुछ सिफारिशें दी है इन्होंने विमल जुल्का समिति, जैसे अगर OTT पे आए तो डाल दो। पता नहीं दिया है कि सिफारिश की नहीं, ये बात है ना। तो क्या है सिफारिश, कुछ पता है क्या, कुछ आई है इसकी रिपोर्ट कि अभी बनी है, अब मेरा समिति बनाई गई है। बनाई गई है। देखो अगर आप मतलब अगर तुक्का मारना रहेगा तो लिख देना कि OTT कंटेंट, अगर ओटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो लिख देंगे उसके विमल जुल्का समिति की सिफारिश को लागू किया जाए। अब दी रहेगी तो बस ये तुक्का लेना है। हालांकि बचने का प्रयास करिएगा, मतलब मत ही लिखना यार, पता भी नहीं है कि मतलब रिस्क आ जाएगा। पता चला फिल्म पे लिखा है, फिल्म प्रमाणन पे। चलिए ठीक है, Next अगला प्रश्न पूछे कोई। अगला ठीक है, युक्ति 2.0 पोर्टल, हाँ। ठीक है। तो पहले तो ये बताना किस मंत्रालय की है? बताइए सर, आप बताइए। क्या युक्ति 2.0 युक्ति किस मंत्रालय, युक्ति 2.0 किस मंत्रालय ये की बात है? सही बताएंगे, रुक जाओ एक मिनट से। तो युक्ति पोर्टल है, युवा वाला है ना, तो ये शिक्षा मंत्रालय का Very है। good. शिक्षा मंत्रालय का। अरे यार कुछ डिस्कशन क्या हुआ? नहीं, ठीक है। हाँ? 21 मिनट का वीडियो बन गया। ठीक है अच्छा, ठीक ठीक है। सर। बस 4 मिनट तो और। 3 क्वेश्चन और है। सुखना झील, ठीक है। अभी हाल ही में आदि भूमि में शामिल की हाँ, चंडीगढ़ में ये। किसके निर्माता कौन है? ली कार्बोजियर, ये मानव BL वर्मा है सर। मानव मानव निर्मित है ना? है। कब बनी थी ये कुछ? या तो गए ना हम चंडीगढ़ घूमते फिरते, हाँ। दिला देगा चंडीगढ़ में। कौन थे? ली कार्बोजियर, ली अरे वो बहुत कार्बोजियर। बढ़िया आर्किटेक्चर थे। और इनके साथ इंजीनियर थे, क्या नाम है उनका? PL वर्मा। PL वर्मा, हाँ, ठीक है। BL या ली PL। कार्बोजियर और PL वर्मा नाम के 2 साइंटिस्ट थे। मतलब आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट, ठीक है। रूस की वो नदी का नाम बताओ जो हाल ही में तेल रिसाव के कारण फेमस हुई है। अंबर नया नदी, वहां पे कुछ जगह पे ये पता है। अब मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुनना ध्यान से। इसको हम लोग यूज करेंगे अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडी यूज करेंगे। ऐसे बनाना है ब्रैकेट, लिखना है केस स्टडी और लिखना है रूस के अंबर नया में बड़ा बड़ा ये विस्फोट काला सागर हुआ क्या। मैं बता दे रहा हूँ हुआ क्या। नहीं, काला सागर नहीं, यहाँ पे साइबेरिया जो जगह है, यहाँ पे साइबेरिया में हुआ क्या ना, यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट रीजन है। तो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि कभी पिघलता है, कभी जमता है, जमता पिघलता है ये मृदा। तो बेसिकली किया हुआ क्या कि पिघल गई परमाफ्रॉस्ट और जो पाइप थी वो पाइप बेंड होकर टूट गई। तो ये पूरा पानी अंबर नया नदी में वो पूरा लाल पीला काला हो गया। तो अपने ये एक तो ये बोलेंगे कि जो परमाफ्रॉस्ट रीजन है वहां पे ऐसे बचो भाई, इस तरीके से काम मत करो। अजय भूमिगत पाइप थी। भूमिगत पाइप नहीं थी, उसके हाँ, ऊपर उसके बिछाई ऊपर गई, परमाफ्रॉस्ट बना लेयर के ऊपर बिछाई गई अच्छा, थी, है ना। तो परमाफ्रॉस्ट मतलब वो मृदा होती है ना जो परमानेंटली पिघल गई, जमी, तो फिर तो वो पिघल गई और वो पिघलने की वजह से टूट गया पाइप। तो हम लोग ये बताएंगे, मतलब केस स्टडी में एनवायरनमेंट के यूज करेंगे एकदम श्योर। ठीक है, चलिए लास्ट वाला कर लेते हैं 25 नंबर Last. लास्ट। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020, ठीक है। यूएन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, यूएन पॉपुलेशन UNFPA और इसको द्विवार्षिक प्रकाशन है कि वार्षिक है? ये वार्षिक है। हाँ, और ये रिपोर्ट महिला वार्षिक है। लैंगिक पूर्वाग्रह पर है ये। नहीं नहीं, क्या है एग्जैक्टली भूल गया, क्या है ये, मतलब वार्षिक है? लैंगिक वार्षिक है शायद। नहीं शायद नहीं, जब नहीं, आप मुझे भी exactly नहीं idea। No idea। यहाँ पर मैं एक बार देखिए फटाक से। बट मैंने ये रिपोर्ट खोली थी, मैंने रिपोर्ट दिखाया भी अपने वीडियो में। तो उस रिपोर्ट में यही है कि जो महिलाओं के साथ जो जाति पूर्वाग्रह है उनके ऊपर पूरा वीडियो है। वार्षिक ही होगा ये, मतलब ठीक है छोड़ दो, मतलब देख लेना यार, पता नहीं है भाई। इसको एक बार देखना ये क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, वार्षिक है वार्षिक? और मान हो लो सकता है, मूड खराब हो तो बिल्कुल कि ये द्विवार्षिक प्रकाशन है, वो तो ठीक क्या है। द्विवार्षिक बन रहा हो क्योंकि डेटा कलेक्शन में समय लगेगा। यही आज का वीडियो समाप्त करते थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते हैं इस वीडियो पे लास्ट वीडियो की तुलना में कितने ज्यादा लाइक होता है या शेयर होता है या सब्सक्राइब होता है। और साथ में जो लोग हम लोग का जो ओपन टेस्ट सीरीज हम लोग की चल रही है फ्री वाली, ठीक है, पेड की मैं बिल्कुल यहाँ पे प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। फ्री वाली टेस्ट सीरीज आप अवश्य दीजिए यार, जुड़ जाओ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और इसे एकदम धूम मचा दो, मतलब शेयर कर दो। लेकिन हिंदी साहित्य का जो आंसर राइटिंग पेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो उस पर भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। अगर आप लोगों को डेली हिंदी साहित्य का आंसर राइटिंग करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग होने वाली है। खास करके हिंदी साहित्य में जो लोग कह रहे हैं कि मार्क्स आ रहे हैं, तो चलो देखते हैं, हम लोग भी हेल्प करते हैं मार्क्स लाने में, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग जो है
हिंदी साहित्य वाले हैं, अब इन्वॉल्व हो रहे हैं हम लोग हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 8 महीने तक जुड़े रहना पड़ेगा, कम से कम 8 महीने में हम लोग उसको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का आंसर प्रयास करेंगे, पूरे सिलेबस को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं, जय हिंद।